गया है। हम देखेंगे कि जब इसको डिटेल में ब्रीफ किया जाएगा तो हम इसको समझने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जहां तक अब तक हमें समझ आ रही है, ये जो नेशनल फेसलेस सेंटर असेसमेंट सिस्टम का ऐलान किया गया है, इसमें सिस्टम के तहत टैक्स पेयर और टैक्स ऑफिसर के दरमियान कोई राबता नहीं होगा। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अगर भी एफवीआर को आपके रिटर्न पर कोई एतराज होगा तो आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, आप वो ऑनलाइन ही एतराजात दूर कर सकते हैं। नोटिस भी आपको ऑनलाइन ही आएगा, या यह भी कहा जा सकता है कि आप पोर्टल पर ही इसका जवाब जमा करा देंगे या अपलोड कर देंगे। ऑफिसर ऑनलाइन ही आपके दस्तावेजात पर जायजा लेगा और ऑनलाइन ही उसका जवाब दे देगा। तो ये इस तरीके से सिस्टम डिजिटाइज करने की जब हम बात कर रहे थे एफवीआर की, उस हवाले से ये सिस्टम है। पैदावार की जो मॉनिटरिंग है और डिजिटल इनवॉइसिंग है, इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। एफवीआर में थर्ड पार्टी डाटा एंड टैक्स पेयर आउटरीच सिस्टम भी मुतारिफ कराया गया है। जब हम एफवीआर के हदफ की बात करते हैं और ओवरऑल ये बात करते हैं कि एफवीआर के अंदर क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, वो रिफॉर्म्स तो बहुत सारे इसका हम जिक्र करते हैं, लेकिन अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं इस हवाले से हम आपको ये बताते भी हैं। लेकिन यहां पर एक अहम खबर भी दें कि वजीर खजाना ने सेनेट में भी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है। आपको बताएं कि 15 अरकान तक बजट सिफारिशात कायमा कमेटी खजाना को 15 जून तक भेजी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि पीटीआई अरकान का सेनेट में शदीद एहतजाज भी जारी है। ऑपोजिशन अरकान के गरीब मुकाओ बजट नामंजूर के नारे भी सामने आ रहे हैं। ऑपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर ऐवान में एहतजाज भी जारी है। तो ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल एहतजाज भी किया जा रहा है। इसके साथ साथ आपको यह भी बताएं कि वजीर खजाना ने सेनेट में भी फाइनेंस बिल पेश कर दिया है और 15 जून तक आपको बताएं कि बजट सिफारिशात कायमा कमेटी खजाना को भेजी जा सकती हैं। चेयरमैन सेनेट की जानिब से कहा गया है। पीटीआई अरकान की जानिब से यानी कि ऑपोजिशन की जानिब से भी मुसलसल सेनेट में शदीद एहतजाज किया जा रहा है। ऑपोजिशन अरकान के गरीब मुकाओ बजट के जो नारे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, नामंजूर के नारे भी उन्होंने लगाए। ऑपोजिशन अरकान का डेस्क बजाकर ऐवान में एहतजाज भी जारी है। तो ये तो हम देखते हैं जब भी बजट पेश किया जाता है ऑपोजिशन की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा होता है, नामंजूर के नारे भी लग रहे होते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। पीर तक मुलतवी कर दिया गया है इजलास। आपको बताएं कि इस शदीद एहतजाज की वजह से जो सेनेट का इजलास है वो पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। आम खबर आपको ये दे रहे हैं इस हवाले से, जो सेनेट का इजलास है वो अब पीर तक मुलतवी कर दिया गया है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। किरण नाज सीनियर एंकर, वो भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। किरण नाज साहिबा, मैं आपको भी सबसे पहले शामिल गुफ्तगू करूंगा। जिस हवाले से हम इस वक्त देख रहे हैं पूरे बजट को और इसमें रिलीफ की बात कर रहे हैं, आप इस बजट को कैसे देख रही हैं? आज की जो बजट स्पीच थी और उससे पहले जो मुतालबात बिजनेस कम्युनिटी हो या दीगर सेक्टर्स हो उनकी जानिब से सामने रखे जा रहे थे, उसके बाद जब ये बजट पेश किया गया है, एक तरफ तो उसमें हुकूमत के ऊपर कुछ प्रेशर्स भी थे, कुछ मसाइल भी थे, यानी कि हम ये भी देख रहे थे कि आखिरी वक्त तक भी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की जा रही थी हुकूमत की जानिब से, लेकिन साथ में IMF के प्रेशर्स भी थे। ऐसे में इस बजट पर आपकी क्या राय है? किरण नाज साहिबा। प्रिया शाहजेब, सबसे पहले तो जिस तरह से आप ट्रांसमिशन को कंडक्ट कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, जहां तक बजट की आप बात कर रहे हैं तो बजट तो अभी नंबर्स आदाद शुमार हमारे सामने आना शुरू हुए हैं। जितना कुछ वजीर खजाना ने बताया है तो कुछ मुनासिब बजट लग रहा है। अगर मैं पिछले आदाद शुमार देखती हूँ, अगर मैं पिछले 2-3 साल के आदाद शुमार देखती हूँ तो उसके मुकाबले में तो कम से कम मुझे ये जो मौजूदा बजट है ये मुनासिब बजट लग रहा है। इसको आप बहुत ज़्यादा कोई अवाम दोस्त बजट या फिर कोई बहुत बेहतरीन बजट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ मुनासिब बजट है। जो बजट का तखमीना है वो 18 खरब 77 अरब रुपए से ज़ायद है। कौमी दिफा के लिए 3000 अरब का बजट है। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 3675 अरब का प्रोग्राम है। बिस्क के लिए 838 अरब 17% का इजाफा इसमें हुआ है। और जो आपने आगाज़ में भी बात की ना कि इत्तेहादियों को मनाने में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था और पिछले कई सारे दिनों से हम सुन रहे थे, और वो बजट जो कम से कम मैंने जब से वो रिपोर्टिंग शुरू की है, सहाफत शुरू की है, तो मैं कभी इस तारीख तक तो बजट नहीं लेकर मैंने देखा कि यहाँ तक के बजट को आना पड़ा हो। लेकिन आज 12 तारीख को अगर बजट पेश हो रहा है तो उसके पीछे जो रीजंस हैं वो इत्तेहादियों से मुशावरत, इत्तेहादियों को मनाना, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो एक यही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत ज़्यादा एक बड़ा मसला बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब क्या कहा जाए कि पीपल्स पार्टी को मनाया गया है या पीपल्स पार्टी मनाने में कामयाब हो गई हुकूमत को, कि यहाँ पर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बाकायदा 17% का इजाफा हमें दिखाई दे रहा है। फिर इसके अलावा NFC के तहत सूबों को 8000 अरब से जायद मिलेंगे। कल और परसों जो हम चीज़ें देख रहे थे उसमें नजर आ रहा था कि
जो सूबे हैं वो अपना अपना शेयर कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 8,000 अरब से जायद का दिखाया जा रहा है। अहदाफ जो हैं वो आइंदा माली साल के लिए जो तरक्की की शरह है वो 4% है। अब मैं बार बार ये सोचती हूँ, और अब जब आप अगले हिस्से में दोबारा मेरे पास आएंगे तो मैं यकीनन आपको चार्ट्स के साथ सारे मनाजिर दिखाऊंगी, सारे नंबर्स दिखाऊंगी कि जिस वक्त हम ये सुन रहे थे कि मुल्क दिवालिया का शिकार होने वाला है, और उसी वजह से फिर हमने देखा था एक अदम एतमाद आई थी, और अदम एतमाद के बाद फिर हुकूमत ने टेक ओवर किया था, जो मौजूदा हुकूमत है उनका ही वो सारा सिलसिला चल रहा था जो आज तक पहुंचा है। लेकिन उस वक्त जो ग्रोथ 6 पॉइंट प्लस पे थी, आज तरक्की की शरह के लिए ये 4% रखा गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो यकीनन आपको भी अपने बाकी तमाम पैनलिस्ट के सामने जरूर रेस करना चाहिए कि जिस वक्त हम दिवालियापन की तरफ जा रहे थे उस वक्त हम 6 पॉइंट प्लस पे GDP ग्रोथ थी हमारी, और इस वक्त जो आइंदा माली साल के लिए तरक्की की शरह है वो 4% रखी गई है। अफसार साहब, हम सूबों को कैसे मनाएं कि उन्होंने स्पेंडिंग के साथ साथ रेवेन्यू जनरेशन भी करनी है? देखिए, सूबों को खुद अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने ये आपने तो उनको नहीं सिखाना, वो हमसे ज़्यादा सीखे सिखाए हैं, पढ़े लिखे हैं। इशू ये है कि जब 18वीं तरमीम के लिए सूबों ने ज़ोर दिया, हमेशा से ज़ोर दिया, आपने तो मेरा ख्याल 2013 में शायद 18वीं तरमीम आई थी, ये 2012 में जब भी आई, उससे पहले कई दहाइयों तक ये बहस होती रही कि सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए और 1973 के आइन के मुताबिक बनना चाहिए, जिसमें कंकरेंट लिस्ट थी, और उसके अलावा सूबों को तो वो कंकरेंट लिस्ट में जितनी चीज़ें थी वो सूबों को जानी थी, नहीं गई थी। और वो जब उनका मुतालबा पूरा किया गया तो इसके बाद ऑटोमेटिकली सूबों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। प्रॉब्लम इसमें ये है कि मैं और आप जो कर सकते हैं वो ये है कि हम आवाम को इस बात के बारे में आगाह करें कि अब जो आपका पैसा है, आपका जो टैक्स मनी है, वो ज़्यादा सूबों के पास, आप जिस सूबे हैं उसके पास ज़्यादा पैसा है बजाय वफाकी हुकूमत के, ताकि वो अपने सूबाई हुकूमतों को अकाउंटेबल बना सकें। देखिए, कुछ चीज़ों पे तो वफाकी हुकूमत का होल्ड है, जैसे पेट्रोल है, बिजली की कीमतें हैं, गैस है और कुछ टैक्सेस हैं, लेकिन अगर आप सूबाई हुकूमतों की तरफ देखें तो उनका जितना भी डिपेंडेंस है मेजरली वो उसी टैक्स पे जो वफाकी हुकूमत इकट्ठा करती है, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, चाहे वो GST हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो या वेल्थ टैक्स हो। तो ये और पैसा फिर वफाक के पास रहता कोई नहीं है, सूबों को उन्हें लाजमी देना पड़ता है। अगर कुछ हिस्सा इसमें सूबे भी जमा करना शुरू करें, कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में जो है वो स्टेट ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करती है बजाय वफाक के। हमारे यहाँ उल्टा सिस्टम है, हम इख्तियारात तो सूबे हमारे सारा चाहते हैं लेकिन ज़िम्मेदारी सारी नहीं चाहते। दूसरा फ़र्क ये है कि सूबों के पास जो इख्तियारात गए हैं वो अब नीचे ज़िला की सतह पे जाने चाहिए। ये कितना बड़ा लकूना है 18वीं तरमीम के बाद कि वफाक से पैसे सूबों के पास चले जाते हैं और सूबे फिर अपनी मर्ज़ी से खर्च करते हैं, और ये वही वाला कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन है जिसके बारे में सूबे एतराज़ करते थे वफाक पे, और 1973 के आइन के बाद 40-50 साल वो एतराज़ करते रहे कि वफाक हमें पैसा दे, हमें पता है कहाँ खर्च करने हैं। अब ज़िले ये कह रहे हैं सूबाई हुकूमत को, सूबाई दारुल हुकूमत को कि पैसा हमें दें, हमें पता है कि कहाँ पे खर्च करना है, लेकिन इस पर सूबाई हुकूमत मान नहीं रही, और उसी तरह तमाम सूबाई हुकूमतें बिहेव कर रही हैं जैसे वफाक उनके साथ करता था। तो अब ये सूबों का फ़र्ज़ है मेरे ख्याल में कि जो हक आपने ऊपर से लिया है वो नीचे लोगों तक पहुँचाएँ। शकील रामे साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मैं आपसे भी कमेंट चाहता हूं, जो मुतालबात, जो तहफ़्फ़ुज़ात बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से बिज़नेस की सरगर्मी बढ़ाने के लिए बातचीत की जा रही थी, इस बजट के बाद हम क्या कह सकते हैं? रिलीफ का तो कुछ हद तक ऐलान किया गया है, लेकिन आप बेहतर राय इस पर देंगे। देखें, अगर हम इस बजट को बागौर जायज़ा लें, जहाँ आपकी जितनी डिस्कशन हो रही है इस जगह पे भी या दूसरी जगह पे भी, तो सारी जो डिबेट है वो टैक्स के गिर्द घूम रही है कि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट ने पैसे ले लिए। अनफॉर्चुनेटली ये जो डिबेट होनी चाहिए थी, कि घूमनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री किस तरफ जा रही होगी, एग्रीकल्चर किस तरफ जा रही होगी, क्योंकि किसी भी जो इकानमी है उसके जो फंडामेंटल पिलर हैं वो उसकी पिलर होता है, वो उसकी प्रोडक्शन सेक्टर होता है जो कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे होता है। हमारी इस दोनों सेक्टर्स की क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट इनमें क्या करना चाह रही है?
अब देखिए, मैं इसको अगर बजट के साथ हम इकोनॉमिक सर्वे को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लें, तो गवर्नमेंट ने कहा कि जब जो हमारी एग्रीकल्चर 2.8% उसकी हुई है, ग्रोथ हुई है, इंडस्ट्री की करें तो 6.1% है। देखिए, जब इसको हम डाइसेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री की जो डिबेट है मेजर हमें नज़र आ रही है, वो ऑटोमोबाइल में नज़र आ रही है और पेलर्स में नज़र आ रही है, जो कि टेक्सटाइल का पेलर्स और वीरिंग्स में नज़र आ रही है। वो भी अगर देखें तो गवर्नमेंट ने जो बेतहाशा सब्सिडी दी हुई है टेक्सटाइल को, जो इसकी टेक्सटाइल पॉलिसी के थ्रू, वो उसकी मरहून मिन्नत है। अगर हम देखें तो रियल ग्रोथ के जो पिलर्स हैं इंडस्ट्री में भी, वो भी हमें कोई इतने क्या कह लें कि स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहे। मगर एग्रीकल्चर की जो हमें नज़र आ रही है ग्रोथ, उसको मैं बहुत शानदार कहूँगा। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट की तमाम एंटी फार्मर और एंटी एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ के बावजूद हमारी एग्रीकल्चर ने कुछ ग्रोथ जो है कि वो शो की है। आज तो ये ग्रोथ बड़ी कम है। अगर हम देखें तो जीडीपी में इसका हिस्सा कितना है एग्रीकल्चर का, इसका हमारे लेबर फोर्स में कितना है, लेबर फोर्स में मेरा 37 और 38% है, जीडीपी में 23.44% है। यानी कि जो मेजर पिलर हैं वो आपकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। जब तक ये दोनों ठीक नहीं होंगे तो आप इकोनॉमी को ठीक करने की कैसे बात करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट के कहते हैं कि जो लास्ट ईयर कहते हैं कि वो उसकी इन्फ्लेशन नीचे आई, जब इन्फ्लेशन नीचे आई तो किस वजह से आई, मेनली वो जो आई थी इसकी हमारी फूड की जो प्राइसेस कम हुई। फूड की प्राइसेस कैसे कम हुई कि आपने एग्रीकल्चर वालों को उसकी यानी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं दी। जिस तरह आप पिछले साल देखें कि जो वीट की प्रोडक्शन थी उसकी वो कहते थे 4000 से ज़्यादा तो हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, तो लास्ट ईयर इनको रेट क्या मिला, 2200-2800। अब इस तरह की जब चीज़ें की थी तो ये शॉर्ट टर्म है, और जो हमें ग्रोथ भी नजर आ रहा है शॉर्ट टर्म में। अभी भी जो नजर आ रहा है वो हमारा फोकस जो है वो टैक्सेस पे है, यानी कि किसका टैक्स बढ़ा दो, किसी का कम कर दो। बिल्कुल, टैक्स कलेक्शन पे हमारा ज्यादा जोर है।